स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में हमें दो चीजों को कंट्रोल करना है, एक तो है पार्टिकुलेट मैटर और एक है गैसियस मैटर। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? स्क्रबर या अरेस्टर का यूज करके। और अरेस्टर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, साइक्लोनिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और गैसियस जो मैटर है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये जितने भी डेट्स दी हुई है ये सारे एक साथ में कर लेते हैं। देखो एनवायरमेंटल एक्ट कब? 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, एयर पोल्यूशन 1981 और एयर पोल्यूशन एक्ट जो था उसमें नॉइज पोल्यूशन को भी जोड़ दिया गया। कब? 1987 में। जेएफएम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, चिपको मूवमेंट 1974, अमृता देवी बिश्नोई वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1731। नेक्स्ट ये है सीएनजी बस। ये दिल्ली का क्या केस था कि दिल्ली की सारी बसों को सीएनजी बस बना दिया गया था। ठीक है, कब? 2002 में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन कब हुआ? 1987 में। और ये इफेक्टिव कब हुआ? 1989 में। ये सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका मकसद क्या था? ओजोन को बचाना। मॉन्ट्रियल का मकसद था ओजोन को बचाना। मॉन्ट्रियल ओजोन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे याद रख लेना एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। एम से मॉन्ट्रियल, ओ से ओजोन, ये पहला। दूसरा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मकसद क्या था? देखो नाम से ही पता लग रहा है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या बोला गया कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि लोकल कम्युनिटीज, ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करे, उसके साथ में क्या है? लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को भी जोड़ के काम करना चाहिए, है ना। जैसे गांव वाली पंचायत जो है उनको भी जोड़ लो कि ताकि हम मिलजुल के फॉरेस्ट को बचा सके। मिलजुल के मतलब जॉइंटली हम काम कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो पार्टिकल बहुत हार्मफुल है। ठीक है, और ये चीज किसने डिसाइड की? सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है वैसे पार्टिकल हार्मफुल है ना, वो हमारे अंदर जा सकते हैं। अब देखो एक बात हमें अच्छे से पता है कि जो गाड़ियां हैं, बस हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं ना, ऑटोमोबाइल जो भी हैं अपने, वो मेजर कोज हैं किसका? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत तो ठीक करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ठीक करने के लिए क्या है? हमें बताया गया कि जो लेड फ्री पेट्रोल या डीजल होता है वो अच्छा होता है, वो थोड़ा कम पोल्यूशन करेगा। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि एक चीज बनाई गई, क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर। एक चीज बनाई गई जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब नाम से ही पता लग रहा है कन्वर्टर मतलब ये क्या करेगा? हार्मफुल, जो पोल्यूशन में हार्मफुल गैसेस जो गाड़ियों से रिलीज होती है उस हार्मफुल गैसेस को ये नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें मेटल कौन से यूज होते हैं? मेटल कौन से यूज होंगे इसमें? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं इसमें। कौन से? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम इसमें एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। देखो कैटालिटिक मतलब कैटालिस्ट, कन्वर्टर मतलब कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है। ठीक है, बट यहां पे एक कंडीशन है कि जिस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर होगा उसमें लेड फ्री पेट्रोल या डीजल यूज होना चाहिए। ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पेट्रोल या डीजल में लेड प्रेजेंट हुआ तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो मेटल्स होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, उनको वो लेड क्या करेगा? इनएक्टिवेट कर देगा। अब एक छोटी सी बात करने वाले हैं सीएनजी वर्सेस पेट्रोल पे, है ना। सीएनजी पेट्रोल से अच्छी क्यों है ना? तो एफिशिएंट है, सीएनजी इज मोर एफिशिएंट। और क्या है? सीएनजी पेट्रोल से सस्ती है, चीपर है। और क्या है? सीएनजी को चोरी नहीं किया जा सकता। गैस है ना, तो गैस को कैसे चोरी करेंगे? पेट्रोल को चोरी कर लेते हैं। ठीक है, बट एक दिक्कत है सीएनजी के साथ, एक दिक्कत है, एक ड्रॉबैक है ना। देखो सीएनजी अगर पूरे देश में पहुंचानी है तो सिंपल सी बात है, पूरे देश में क्या करना पड़ेगा? सीएनजी की पाइपलाइंस को बिछाना पड़ेगा। तो सीएनजी की पाइपलाइंस को बिछाना एक प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है।
सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो फॉरेस्ट इंडिया, ये इंडिया के फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि पहले कितने थे 30% फॉरेस्ट थे, पर अब कितने रह गए प्रेजेंट 21.54% सिर्फ रह गए, ठीक है। और ये एनएफपी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया है कि प्लेन एरिया जो है वहां 33% फॉरेस्ट होने चाहिए और हिली एरिया में 67% होने चाहिए, ठीक है। इनको याद करने का तरीका वही है, 67 + 33 मिला देना कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये फॉरेस्ट लॉस, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक्स में 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुके हैं और इसके मुकाबले अगर बात करें, इसके कंपैरिजन में टेम्परेट एरिया में सिर्फ 1% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है ना। और ये किस वजह से होती है, क्योंकि उस लेक में न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं और न्यूट्रिएंट भी कौन से, मेनली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बढ़ने से क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा ना, नेचुरल एजिंग होगी, ठीक है। और एक वर्ड आता है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, इसमें एक्सेलरेटेड मतलब उसकी, यूट्रोफिकेशन मतलब उसकी एजिंग की स्पीड बढ़ा दी, किसने बढ़ा दी, ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम कुछ भी कूड़ा कबाड़ा अगर लेक में डालते रहे तो क्या होगा, उसकी एजिंग जल्दी आ जाएगी, मतलब उसको बोल देंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कहीं भी एग्जाम में दिख जाए आंसर जाएगा वाटर हयासिन, ठीक है, या आइशोरनिया भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन, देखो इसको नाम से ही पकड़ो, बायो और मैग्निफिकेशन, मतलब बायो मतलब एनिमल लगा लो और मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज मैग्नीफाई हो रही है। तो जो टॉक्सिकेंट है ना, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एनिमल्स में मैग्नीफाई हो रहा है, मतलब टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, मैग्नीफाई होता जा रहा है मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम, देखो एल्गल से आया एल्गी, ब्लूम मतलब फलना फूलना, मतलब उसकी एक्सेसिव ग्रोथ, तो एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को क्या बोल देंगे, एल्गल ब्लूम। अब इसके बारे में दो चीजें लिखी हुई हैं कि गिव कलर, मतलब कोई भी वाटर बॉडी में अगर ये हुआ तो उस वाटर बॉडी को ये कलर दे देगा, है ना। और क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ला नीना एंड एल नीनो, देखो इसको कैसे याद करें, ला कोका कोला, ऐसे याद रखना कोका कोला, तो कोका कोला हम कैसी पीते हैं, कूलर, मतलब ठंडी पीते हैं, तो सी सरफेस अगर कूलर हो जाए तो ला नीना और हॉटर हो जाए तो एल नीनो। नेक्स्ट है देखो जो सीवेज होता है वो दो टाइप का, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है और इंडस्ट्री वाले में ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी होना, ये अंडरस्टूड भी है कि इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी जो गंद है वो बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर बात है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है देखो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो है एक्सीडेंटल लीकेज और दूसरी है उसका सेफ डिस्पोजल, ठीक है। तो एक्सीडेंटल लीकेज के एनसीईआरटी में दो केस दिए हैं, 3 माइल आइसलैंड और चेरनोबिल इंसिडेंट। और सेफ डिस्पोजेबल के बारे में याद रखना है कि जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हैं उनको 500 मीटर बिलो अर्थ दबा देना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक होता है ई वेस्ट, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि पुराने कंप्यूटर्स हैं या कोई भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसका जो वेस्ट बना उसी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, वो इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अच्छे तरीके से रिसाइकल नहीं कर पाती, है ना। और उसमें दिक्कत क्यों है, देखो दिक्कत इसलिए है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, जैसे हम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिसाइकल करते हैं तो वहां पे इंसानों की जरूरत पड़ती है, मतलब मैन्युअली काम होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम पूरे तरीके से मशीनों से ही काम करवा लें, तो मैन्युअली वहां पे काम करना पड़ेगा, तो वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो नुकसान हो सकता है। और जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जैसे अमेरिका है, यूएसए है ना, वहां पे क्या होगा, पूरे तरीके से मशीनों से ही वो उसको रिसाइकल कर देते हैं, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती, तो ये फायदा हो जाता है, ठीक है।
अब ये 3 केस स्टडी है, इनको हम एक साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले है रमेश चंद्र डागर, जो कहां का रहने वाला, सोनीपत का रहने वाला। उसने क्या किया, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की और उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड एक क्लब बनाया जिसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। नेक्स्ट केस स्टडी है अहमद खान की, और अहमद खान ने क्या किया, उसने पॉली ब्लेंड और बिटूमेन का यूज किया, पॉली ब्लेंड और बिटूमेन का यूज किया। और कहां पे इनका यूज किया, रोड बनाने में। और रोड कहां बनाए थे, बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट है FOAM, ये क्या है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, और ये किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। क्लियर बात है। देखो हम नॉर्मली बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से, है ना। नॉर्मली हम यही बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज अपने खत्म हो रहे हैं, किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज, पोल्यूशन की वजह से। बट कुछ ऐसे रीजन है कि बिना पोल्यूशन, है ना, बिना पोल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उनका नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, या उनको हम मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे अच्छी तरीके से। तो इसके 4 रीजन दिए हुए एनसीईआरटी में, क्या, सॉयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सैलिनिटी। ये 4 ऐसे रीजन है कि ये हम पोल्यूशन की वजह से नहीं है, बट क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज अपने खराब होते जा रहे हैं। अब ये 2 चीजें कर लेते हैं, ओजोन एंड ग्रीन हाउस गैस। देखो, ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट, ओजोन डिग्रेडेड बाय CFC, ओजोन होल कहां पे दिखा था, एंटार्क्टिक रीजन में। और ओजोन के रिलेटेड जो डिजीज दी हुई है, स्किन कैंसर, म्यूटेशन, स्लो ब्लाइंडनेस, कैटारेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा CO2 60%, फिर मिथेन 20%, फिर CFC 14%, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O 6%। देखो, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोला है गुड ओजोन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन गुड ओजोन, और जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है वो होती है बैड ओजोन। अब एक आती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या उसका दूसरा नाम होता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है। मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो फॉर एग्जांपल, मैं और आप, है ना, मैं और आप में से कई लोग मिलके क्या चले कि खेती करने चले, कि हम खेती करेंगे। और खेती करने निकले तो हमने देखा एक भारी जंगल है, एक भारी जंगल है, फॉरेस्ट है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे खेती करेंगे, हमने उस फॉरेस्ट को काट दिया, हमने उस फॉरेस्ट को काट दिया। और काटने के बाद जो छोटे छोटे प्लांट बचे या कटे हुए पेड़ बचे, हमने उनको क्या कर दिया, जला दिया, हमने उनको क्या कर दिया, जला दिया। अब जलने के बाद जो भी ऐश बनेगी, जो भी राख बनेगी, वो किसकी तरह यूज होगी, फर्टिलाइजर की तरह यूज होगी। और हम फिर वहां क्या करेंगे, खेती करेंगे। अब कुछ दिन तक हमने वहां खेती की, पर उसकी अब क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी जमीन की कम होगी। तो हमने बोला कि यार इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़े दिन के लिए, कुछ सालों के लिए इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना खेती के, ताकि ये रिकवर हो पाए। और फिर हम क्या किया, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के दूसरे फॉरेस्ट में पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, दूसरा फॉरेस्ट काट के जला दिया, सेम ऐसे ही, है ना। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, अपने फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का ये एक रीजन है।